जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, उस सभ्यता को कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक में पाई जाती थी। लेकिन दुनिया की जो दूसरी सभ्यता मानी जाती है सबसे पुरानी, उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जो पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो देहाती सभ्यता थी, वो शहरी सभ्यता नहीं थी। लेकिन दुनिया की पहली अगर शहरी सभ्यता पूछे तो शहरी सभ्यता कौन थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्थात दुनिया की पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता अगर कोई पूछे तो भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी। तो आज हम लोग इसी सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सभ्यता में क्या ऐसी चीजें थी, आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आज हमें सीखना चाहिए, और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं जिन इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी शुरुआत होती है, ये भारत का नक्शा आप पहचान पा रहे होंगे और यहाँ पे पाकिस्तान का नक्शा बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको पता है अरब सागर है, ये पाकिस्तान से कहानी इसकी शुरुआत होती यहाँ से है। जब कराची से लाहौर के बीच एक पटरी बिछाई जाती है, ट्रेन की पटरी बिछाई जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा खनन होता है और उस खनन में कुछ ईंट जैसी चीजें निकलती हैं, जिससे कुछ इतिहासकारों ने भविष्यवाणी किया कि शायद यहाँ पे कोई एक कल्चर रहा होगा, एक सिविलाइजेशन रहा होगा। तो उसी के बीच इसको खनन की कार्य को प्रारंभ किया गया। और सबसे पहले जो खना गया, बहुत सारे शहर थे इसमें, जो सबसे पहले शहर को खना गया वो शहर यहाँ पे है। इस शहर को कहते हैं हड़प्पा। यहाँ पे जो शहर है इसको कहते हैं हड़प्पा। सर्वप्रथम किसी शहर की अगर खुदाई हुई तो वो हड़प्पा शहर की खुदाई हुई। इस साथ साथ आपको पता होगा कि यहाँ पर भी एक शहर था, इसका नाम था मोहनजोदाड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदाड़ो। और ये शहर है एक चनहुदड़ो। यहाँ पे शहर है, इसका नाम है सुतका गेंडोर। और यहाँ पे एक शहर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम आलमगीरपुर है। और यहाँ पे एक शहर, इसका नाम है मांडा। और यहाँ पे एक शहर का नाम है, इसका नाम है दैमाबाद। यहाँ पे बताने की कोशिश ये की जा रही है कि इस खनन में जब एक खुदाई हुआ, इसके साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में खुदाई जब की जाने लगी तो लगभग 350 से ज्यादा शहर मिले। कितने? लगभग 350 से ज्यादा। और उस 350 शहरों में से लगभग 200 शहर के आसपास कहाँ से मिले? ये गुजरात जैसे क्षेत्रों से। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ मेन शहरों के बारे में पढ़ेंगे। सब शहरों को पढ़ना आवश्यक नहीं है, पेपर में कुछ ही शहर के बारे में पूछे जाते हैं तो उनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर इस मैप को हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो ये शहर है, ये सबसे सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पूर्व के शहर कौन सा है? आलमगीरपुर। तो क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता का वह शहर जो सबसे पूर्व में था, तो जो सबसे पूर्व में था उसका नाम था आलमगीरपुर। क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह शहर जो सबसे पश्चिम में था, तो उस शहर का क्या नाम है? सुतका गेंडोर नाम है। सबसे पूर्वी शहर कौन सा था? सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी शहर सुतका गेंडोर। क्वेश्चन आया सबसे उत्तरी शहर, तो यहाँ पे उत्तरी शहर सबसे, इसका नाम है मांडा। और जो सबसे दक्षिणी शहर है उसका नाम है दैमाबाद। ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ये आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये तो पता ही है कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान का शहर बलूचिस्तान में कौन पड़ता है? सुतका गेंडोर। तो हम लोग इन्हीं सब शहरों के बारे में एक एक करके, एक शहर के बारे में, और भी बहुत सारे शहर थे जैसे लोथल वगैरह, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं इस सिंधु घाटी के बारे में। आप सभी लोगों ने एक चित्र देखा होगा, उस चित्र को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये चित्र क्या है? इस चित्र को कहते हैं स्वास्तिक का चित्र। ये स्वास्तिक का चित्र का प्रमाण जब ये सिंधु घाटी की खनन की गई तो सबसे पहले इस चित्र का प्रमाण मिला। अर्थात इसकी प्रमाण सबसे पुरानी कहाँ से है? ये जो चित्र है स्वास्तिक, इस स्वास्तिक का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। और ये भी प्रमाण मिलता है कि ये सूर्य देवता को कहीं ना कहीं समर्पित था। क्या? ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये किसको समर्पित था? कहीं ना कहीं सूर्य देवता से ताल्लुक रखता था। और घरों में शुभ के तौर पर घर के ऊपर लगा दिया करते हैं या घर में बनवा दिया करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इस पूरे शहर में, अब जब शहर था, देहात था नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? नालियाँ अच्छी होंगी, सड़क अच्छे होंगे, पक्के ईंट होंगे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और सिस्टम था। वो सिस्टम क्या था? यहाँ पे जब कोई एक शहर वाला दूसरे शहर में या दूसरे शहर वाला तीसरे शहर में व्यापार करने जाता था तो उस व्यापार में क्या सिस्टम अपनाता था? उस व्यापार में था, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अर्थात यहाँ से कोई व्यक्ति जो क्या किया? गेहूं की उपज की। याद रखिएगा कि इस सभ्यता में गेहूं चावल की खेती होती थी। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे गेहूं की खेती की
और यहाँ पे कोई व्यक्ति चावल का खेती किया, तो ये व्यक्ति गया यहाँ पे व्यापार करने, तो यहाँ पे पैसा वैसा नहीं देता था, क्योंकि उस टाइम पे पैसा वैसा जैसा कोई सिस्टम था नहीं। तो ये व्यक्ति वहाँ पे अपना गेहूं देता था और वहाँ से उससे चावल लेके चला आता था। तो इसको कहते हैं वस्तु के बदले वस्तु देना। एक वस्तु दे रहे हो तो दूसरा वस्तु ले रहे हो, बीच में पैसा जैसा कोई चीज नहीं आ रहा है। तो इस सिस्टम को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अर्थात क्या थिंग्स का क्या कर रहे हैं आप, एक्सचेंज कर रहे हैं। लेन देन का माध्यम आपका क्या है, पैसा नहीं है, वस्तु है। तो क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता में आदान प्रदान करने का माध्यम क्या था। तो आदान प्रदान करने का माध्यम जो किसी भी वस्तु सामान का हुआ करता था वो वस्तु विनिमय था। एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु ले लो। लेकिन यहाँ पे समस्याएं एक और क्या आती थी, जो यहाँ पे इनके बटखरे हुआ करते थे, वो बटखरे कम से कम 16 किलो के हुआ करते थे। कितने किलो के, 16 किलो के हुआ करते थे। यहीं से समस्या शुरू हो जाती थी। अगर किसी को 1 किलो कुछ चाहिए तो 1 किलो लेना बड़ा मुश्किल होता था। उनको कम से कम कितना लेना चाहिए था, 16। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे 16 के अनुपात से क्या की जाती थी, सामान को लिया या खरीदा या बेचा जाता था। इसके साथ साथ हम लोग और भी कोशिश करते हैं समझने की कि कहाँ पे कौन सी नदी हुआ करती थी, कहाँ पे कौन से शहर हुआ करते थे, इन सब के बारे में। जैसे आपको पता होगा यहाँ से एक नदी निकलती है और वो नदी ऐसे यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी तब भी थी, आज भी है। आप सबको पता होगा कि सभ्यता ज्यादा पुरानी नहीं है। ज्यादा पुराना का मतलब भारत में तो सबसे पुराना है ही, पुराना है, लेकिन कहने का सेंस इससे पहले सिंधु नदी बहती थी। आपको पता होगा ये सभ्यता 2350 से 1750 बीसी के बीच मानी जाती है, अर्थात ईसा पूर्व। तो आज से लगभग 4 से 4.5 हजार साल पहले यही सभ्यता थी। तो इन सभ्यताओं में जो नदियां बहा करती थी, उन नदियों के किनारे जो शहर हुआ करते थे, उनको थोड़ा गौर करते हैं। तो आपको पता है आज भी एक नदी बहती है ऐसे, इसका नाम है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी ऐसे आती है और पाकिस्तान में प्रवेश करके, आपको पता चल रहा होगा, एक शहर है मोहनजोदाड़ो, एक का नाम है चनहुदड़ो। ये दोनों शहर किस नदी के किनारे पड़ रहे हैं, सिंधु नदी के किनारे। तो क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो पे मूवी भी आई थी, आप शायद देखे होंगे, जिसमें ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े थी, तो उनको देख सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो एक नदी निकलती है रावी नदी, भारत से ही, जो भारत से जाते हैं पाकिस्तान में। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, हड़प्पा शहर बसा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पे सूखा गेंडोर के पास यहाँ पे एक छोटी नदी बहती है, उसको कहते हैं दास्क नदी। इस दास्क नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी शहर जिसका नाम सूखा गेंडोर था, ये दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी प्रकार आलमगीरपुर, यहाँ पे छोटी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, उसका नाम हिंडन है, तो हिंडन नदी के किनारे है। और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। महाराष्ट्र में एक छोटी सी नदी बहती है, इस नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से ये सारे शहर किस किस नदी के किनारे हैं, आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं एक एक शहर के बारे में कि अगर जब हड़प्पा की खुदाई किए राखालदास दयाराम साहनी, तो यहाँ से क्या जानकारी मिला। अगर यहाँ से खनन किया गया मोहनजोदाड़ो से, तो वहाँ से कौन कौन से सामान मिले, कौन कौन से प्रमाण मिले, इन सब के बारे में हम लोग चलते हैं एक एक करके समझते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से, कौन से शहर से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की गई, आपको पता है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो वहां से स्नानागार अर्थात स्नान करने वाला एक समझ लीजिए बड़ा सा तालाब पाया गया। वहां पे अन्नागार मतलब लंगर खिलाने वाला खाना पाया गया। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी ईंटें पाई गई। वहां कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई। किसकी बनी हुई थी वो मूर्ति, कांसे की बनी हुई थी। किसकी मूर्ति थी, नर्तके की। और यहीं पे कहाँ पे, मोहनजोदड़ो से ही किसके बारे में जानकारी मिलती है, आर्यों का आक्रमण अर्थात विदेशी लोगों का आक्रमण की जानकारी सिंधु घाटी की सभ्यता की किस शहर से मिलती है, तो मिलती है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो में जो सिस्टम, अगर व्यक्ति मर जाता था तो उसको क्या किया जाता था, दफनाया नहीं जाता था बल्कि जला दिया जाता था। यहाँ से कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं, सूती वस्त्र के भी मिले हैं। और चूंकि ये सब शहर शहरी शहर थे, तो यहाँ पे जो रोड हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, चौड़ी चौड़ी सड़क हुआ करती थी। इसी प्रकार हड़प्पा को देखें तो हड़प्पा भी आपको पता है पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे हड़प्पा है, तो आप सबको पता होगा कि रावी नदी के किनारे है। और इससे यहाँ पे जब खुदाई की गई तो यहाँ पे क्या मिला, पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति।
आपको पता है मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, लेकिन हड़प्पा से पत्थर की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके साथ साथ यहाँ एक कब्रिस्तान पाया गया। कब्रिस्तान पाया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता होगा। और जो कब्रिस्तान पे लिखा हुआ था उसकी बाउंड्री पे वो कुछ आर टाइप का लिखा हुआ था और 37। तो क्वेश्चन आता है R37 कब्रिस्तान कहाँ से पाया गया? हड़प्पा से पाया गया। यहाँ पे एक जो नाप तौल का बटखरा हुआ करता था उसका नाम तांबे का पैमाना हुआ करता था। जो मापने का पैमाना होता था वो किसका बना हुआ करता था? तांबे का। अब तांबे का बना होता था, इससे जाहिर होता है कि इस सभ्यता में तांबे की खोज हो गई थी। अगर सोने का बना होता तो सोने की खोज हो गई थी। हालांकि सोने चांदी तांबा इस सब की खोज हो गई थी, लेकिन लोहे की खोज सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं हुई थी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, वो आगे वैदिक सभ्यता में होती है। इसके साथ एक श्रृंगी जानवर की जानकारी मिलती है, एक सींग वाले जानवर। श्रृंगी मतलब सींग वाले। उनके सिक्कों पर उनकी जो सिलखड़ी हुआ करते थे सामान्यतः तो उसमें किसकी जानकारी मिलती है? एक सींग वाले जानवर के ओखली के में मिलते हैं ताबूक। ताबूक अब जिसमें व्यक्ति को दफनाया जाएगा तो ताबूक में पैक किया जाता है, तो उस ताबूक की भी जानकारी मिलती है। हाथी की खोपड़ी की जानकारी मिलती है, और जाहिर सी बात है यहाँ दफनाया ही जाता था। इसके साथ साथ जो चनहुदड़ो था, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से सटा हुआ शहर, ये भी पाकिस्तान में था। यहाँ से सुई धागा के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ता बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं, और यही एकमात्र सिंधु घाटी का ऐसा शहर था जो शहर बाउंड्री से घिरा हुआ नहीं था। नहीं तो मान लीजिए कोई शहर हुआ करता था, वो चारों तरफ से बाउंड्री से घेर दिया जाता था, लेकिन केवल चनहुदड़ो एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। तो क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का वह शहर जो दुर्ग रहित है या जो दुर्ग रहित था, तो चनहुदड़ो। इसके साथ साथ यही एकमात्र ऐसा शहर था जिसकी रोडें से टेढ़े मेढ़े हुआ करती थी, जिगजैग टाइप की। ये तो सामान्यतः रोडें ऐसे सीधी हुआ करती थी, यही शहर की रोडें कैसी हुआ करती थी? जिगजैग टाइप की हुआ करती थी। इसके साथ अगर हम देखें कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, चूड़ी मिली है। और रंगपुर को देखें तो रंगपुर भी सिंधु घाटी का शहर, सतलज नदी के किनारे, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और आपको पता होगा लोथल, लोथल सिंधु घाटी के शहर में जो भारत के गुजरात राज्य में पड़ता था, ये भोगवा नदी के किनारे है। और इस गुजरात में अगर गुजरात का मैप देखें तो कुछ इस टाइप का था। तो यहाँ पे कौन सा शहर था? लोथल शहर था। लोथल एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बंदरगाह था। यहाँ से क्या हुआ करती थी? आदान प्रदान समुद्र के मार्ग से, जो अरब सागर है, यहाँ से जाती थी इराक, ईरान जैसे शहरों से आदान प्रदान हुआ करती थी वस्तुओं की। यहाँ से क्या मिले? हाथी के दांत मिले हैं। और यही एकमात्र ऐसा शहर था, सिंधु घाटी के जितने शहर थे सबके शहर मान लीजिए घर है और सामने रोड है, तो इनकी जो घर की दीवारें होती है सामान्यतः आगे खुलता है, लेकिन सबकी दीवारें कैसी खुलती थी? पीछे। रोड के पीछे लोगों की दीवारें खुलती थी। लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जिनके यहाँ इन शहरों में रोड के सामने दीवारें खुलती थी। क्या खुलती थी? खिड़कियां खुलती थी। जाने का रास्ता, घर से निकलने का रास्ता सामने हुआ करता था, बाकी अन्य जगहों पे रोड के पीछे निकलने का रास्ता हुआ करता था। और यहाँ दफनाया भी जाता था, जलाया भी जाता था यहाँ पे। और क्या? युगल समाधान। युगल समाधान माने जब खुदाई की गई तो वहां पे देखा गया एक ही कब्र में दो दो तीन तीन लोगों को डाला गया था, इसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो धौलावीरा था, धौलावीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धौलावीरा सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा शहर है जिसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ से स्टेडियम पाए गए हैं, यहाँ पे जलाशय पाए गए हैं। और ये आपको पता है मनहर और मानसर नदी के किनारे धौलावीरा। धौलावीरा भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। इन सब के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये है, आखिर जब ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, ये 13 लाख स्क्वायर फीट में, स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, तो इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया? तो इस सभ्यता के पतन को मूवी में दिखाया गया है मोहनजोदड़ो में, कि इस सभ्यता का पतन होने का जो मुख्य कारण था, अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग माइंड है, अलग अलग उनकी थाट है कि किस वजह से सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन जो मेजोरिटी है लोगों की वो यही है कि सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ। किससे हुआ? जल से हुआ। किससे हुआ? पानी से हुआ। क्योंकि सिंधु घाटी का जो सबसे पूर्वी शहर था वो आलमगीरपुर था। अगर इन सभी जो सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी शहर पाए गए थे, इनको एक लाइन में खींचा जाए तो सामान्यतः वो लाइन किस तरीके का हो सकता है? सामान्यतः वो लाइन इस तरीके का बनेगा। अर्थात अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं किस प्रकार का बन रहा है? त्रिभुजाकार बन रहा है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार आकार का बन रहा था। क्वेश्चन, सिंधु घाटी का क्षेत्रफल किधर ज्यादा नहीं हो पाया था?
जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल था पूरब की साइड ज्यादा नहीं हो पाया था, क्योंकि देख पा रहे हैं बस थोड़ा सा ये इधर, बाकी सब इधर ही क्षेत्र थे। इसके साथ साथ जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल कहलाती है, आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब वह काल जिसके लिए कोई लिखित प्रमाण तो मिलते हो, कोई लिखित प्रूफ तो मिलते हो, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता हो, ऐसा लिखा ही रहता है। क्योंकि जो उस टाइम पे लिखाई होती थी, उनकी जो लिपि होती थी, वो लिपि को वाउस्ट्राफोंडम लिपि या भावचित्रात्मक लिपि कहते थे। जैसे एक लाइन ऐसे लिखते थे, दूसरा लाइन ऐसे लिखते थे, तीसरा लाइन फिर ऐसे लिखते थे, चौथा लाइन फिर ऐसे लिखते थे। इस टाइप का वो लिखावट करते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे आते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे। इस लिपि को आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है, इसीलिए इस लिपि को क्या कहा जाता है, वाउस्ट्राफोंडम लिपि। इसके साथ साथ यहाँ पे मछली का चित्र बहुत ज्यादा पाया गया है। सर्वप्रथम कपास की खेती इसी सभ्यता में किया गया, और यहाँ पे घरों एवं नगरों के विकास के लिए ग्रेड पद्धति अपनाते थे। और यहाँ पे जो बहुत फेमस पशु हुआ करता था वो कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड मतलब कि सांड के ऊपर जो ऐसे निकला रहता है, वो वाला सांड किसका बहुत फेमस था, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं, और पिक्कट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो पिक्कट ने कहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए ना, जय हिंद जय भारत।